कुछ लोग मानते हैं कि मोनालिसा एक फिक्शनल कैरेक्टर है और कुछ लोग का ये मानना है कि मोनालिसा असल में एग्जिस्ट करती थी। ये एक इसके शागिर्द की जो मेल शागिर्द था उसकी पेंटिंग थी डिविंची के। इस पेंटिंग के नीचे एक और औरत की पेंटिंग है, आप जानते हैं। 15 से 16 साल लगाए सिंगल पेंटिंग को बनाने में। पेंटिंग कंप्लीट करने से पहले ही मर गए। देखिए आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी जो है वो सिर्फ दे रही है। मोनालिसा की एक पेंटिंग नहीं है, मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स है। पीछे जो ब्रिज है, अब आप देखें ना, वो ब्रिज पर आप क्या क्या कहें। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे सीक्रेट सिंबल्स थे जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं आज के दौर में। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस उनको यूज करी थी, और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस चूंकि वो उस जमाने के इन्फ्लुएंसर थे, उनके जरिए कुछ काम लेना चाह रही थी। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया का सबसे कीमती और पुरस्कार आर्ट का नमूना है, लेकिन क्या पेंटिंग में नजर आने वाली खातून असल में कोई मर्द है? इस पेंटिंग पर तेजाब क्यों फेंका गया और म्यूजियम से चुराने के पीछे क्या मकसद था? क्या पेंटिंग में लेटर L और नंबर 72 के पीछे कोई खुफिया राज है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मोनालिसा का नाम सबने तो सुना होगा, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी क्या है बहुत कम लोगों को शायद पता हो। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग मानते हैं कि मोनालिसा एक फिक्शनल कैरेक्टर है और कुछ लोग का ये मानना है कि मोनालिसा असल में एग्जिस्ट करती थी, यानी एक जीती जागती खातून थी। अब आप बताएं कि मोनालिसा थी कौन? देखिए, इस हवाले से तो अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है कि मोनालिसा, जिसका नाम पर हम कुछ कर सकते हैं, नाम उनका जो है वो डाउट कर सकते हैं, गरीना डेनी नाम लिजा, या खुद जो मोना नाम है वो जिस तरह मैडम के बाद फिर वो मैडोना निकलता है इटालियन में, मैडोना से फिर मोना बना, MONNA, फिर लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म होकर मोना बन गया। नाम में तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आपने करेक्टर के हवाले से सवाल किया, इस हवाले से अब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि ये असल में एक रियल करेक्टर था, ये कोई फिक्शन नहीं थी। यानी ये जो लियोनार्डो डिविंची थे, उनकी कोई खुद से एक अख्तरा, खुद से कोई याद करता, खुद से कोई इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि रियल करेक्टर था। इस वाले से अगर हम देखें, लेटेस्ट जो बड़ी एक अहम रिसर्च हुई, स्टडी हुई, जो हम उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, डियाना ने जो किताब लिखी है, वो किताब बहुत ज़बरदस्त 2014 में बल्कि आई है, मोनालिसा अ लाइफ डिस्कवरी। अब ये डियाना हेल्स हैं, इन्होंने 2014 में किताब लिखी है, और मुझे इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी कि खुद जो ये राइटर हैं, ये खुद फ्लोरेंस, यानी जो इटली की जगह है फ्लोरेंस, उसमें ऐसे स्ट्रीट्स में गई हैं, ऐसे चर्च में गई हैं, ऐसे स्कूल्स में गई हैं कि जहाँ पर मोनालिसा का बचपन गुजरा है, जहाँ पर मोनालिसा की शादी हुई है। यानी 1479 में मोनालिसा का कहा जाता है कि उनकी पैदाइश यानी जन्म हुआ। उसके बाद 15 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। उसके बाद शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी थी, किस घर में वो रही, किस चर्च में वो जाती थी, कहाँ उनके बच्चों ने जन्म लिया, 6 बच्चों ने जन्म लिया, किस जगह में उनका जो है वो आखिरी, जो जिस कॉन्वेंट में आखिरी जो है वो टाइम गुजरा। इस वाले से खुद जो ये राइटर हैं जिनका मैं जिक्र करूँ डियाना का, ये खुद उन जगहों पर गई हैं, और उन्होंने अपनी किताब में पूरा हमें मैप्स की सूरत में समझाया है, एक एक बारीकी की सूरत में समझाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि उन्होंने जो अभी 15 जनरेशन कही जाती है, उन्होंने नाम जो है वो इस तरह 15 जनरेशन के दिए हैं कि जिसमें जो वो जनरेशन के जो मोनालिसा की, यानी जिसको हम कहते हैं कि दादका साइड से है, वो उन्होंने बताया कि वो उनसे भी मिली हैं और उनके अंदर उनको मोनालिसा की झलक नज़र आई है। ये मैं अभी चंद साल पहले की जो है वो बात करूँ, इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा, 2014-15 की बात करूँ, यानी 9-10 साल पुरानी बात करूँ। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि करेक्टर तो था, करेक्टर तो एग्जिस्ट करता था। और इसमें एक जो हमारे पास बहुत अहम प्राइमरी सोर्स है, वो क्या? वो है 1550 में लियोनार्डो जो हैं, जो डिविंची, जिन्होंने ये पेंटिंग की, जिस पर आगे चल के हम बात करेंगे, इनके हवाले से किताब लिखी थी, और ये बहुत ज़बरदस्त किताब मानी जाती है, लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। ये गरो वाराणसी हैं, इन्होंने 1550 में किताब लिखी थी, और इसमें इन्होंने बहुत से आर्टिस्ट का जिक्र किया था, बहुत से पेंटर जिन्होंने पेंटिंग्स की, जिन्होंने आर्ट के हवाले से कुछ काम किया। तो इसमें लियोनार्डो डिविंची के हवाले से भी जिक्र है, और वाज़ेह तौर पर वो लिखती हैं कि ये एक असाइन कोई काम कर रहे थे, यानी कमीशन काम कर रहे थे किसी पेंटिंग पर। तो 1550 में अब ये किताब प्राइमरी सोर्स के तौर पर शाया हुई। तब लियोनार्डो के कई दोस्त भी जिंदा थे, उनके
घर वाले उनके यानी फैमिली भी तब बेटे और अगली नस्ल भी जिंदा थी। अगर कोई इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन होती तो उसी वक्त जो है इस किताब में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट, जो 1550 में छपी, तो वहीं वो हो जाता जी ऐसा नहीं है, लेकिन था कि ऐसा है। तो एक प्राइमरी सोर्स 1550 की किताब का लाइफ ऑफ आर्टिस्ट्स, और एक जो लेटेस्ट सोर्स हमारे पास ये डैना की किताब की सूरत में जिन्होंने लिखा, पूरी उन्होंने, मैंने कहा कि उन गली महलों, उन चर्चेज, उन स्कूल, उन कॉन्वेंट्स तक वो गई। तो इसका मतलब कि मोनालिसा का करेक्टर तो एग्जिस्ट करता है। करेक्टर तो एग्जिस्ट करता है। चलिए अगर हम ये अज्यूम कर लें तो उमर, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक सिंपल सी पेंटिंग और इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज, इतनी ज़्यादा रिसर्च, ये कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कहाँ से होती है? देखें, एक तो बड़ी सादा बात है कि इसके लिए डिविंची ने बड़ी ख़ास तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की थी पेंटिंग के लिए ना। ख़ास तरह की लकड़ी होती है जिसको पॉपुलर की जो है वो कहा जाता है। अब ये पॉपुलर की जो है वो उस ज़माने में, ये सादा बात के ज़रिए पता है, पेपर पर पेंटिंग की भी नहीं है या किसी बोर्ड पर, ये ख़ास तरह की जो है वो लकड़ी पर पेंटिंग थी। और फिर इसके लिए सहारा लिया गया जिसको हम टेक्निक कहते हैं सुफोमाटो। अब ये सुफोमाटो वो होता है कि जिसमें रंगों को, कलर्स को इस तरह एक दूसरे के अंदर मर्ज किया जाता है कि एहसास नहीं होता। अभी भी हम मोनालिसा की जो है वो देखें, पेंटिंग को देखें उसके, तो हमें एहसास होता है कि यार किस तरीके से रंगों को येलो और ब्राउन आपस में किस तरीके से मर्ज किया गया। और फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड देखें, जो एक ब्रिज का बैकग्राउंड है, जो एक मिडीवल दौर, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्कुल ब्रिज के बिल्कुल बैक पर खड़ी। और उस जमाने के हिसाब से जो है ना, वो एक तो ये टेक्निक बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि इस तस्वीर का अगर हम साइज देखें तो क्या 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर क्या होता है, बहुत ही छोटी सी तस्वीर बिल्कुल है। छोटी सी तस्वीर है, लेकिन ये टेक्निक। उसके बाद खास तौर पर जो इस करैक्टर के साथ ना, जो मोनालिसा की को देखकर उनकी उनकी जिस तरह का वो देखना है, जिस तरह की आंखें, जिस तरह का एक्सप्रेशन है, जिस तरह की स्माइल है, खास तौर पर उस स्माइल पर, इस स्माइल पर ही कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, इस स्माइल पर ही कई लोगों ने काम किया। अच्छा, स्माइल पर भी काफी ज्यादा रिसर्च है कि अगर आप पेंटिंग के साइड पर देखो तो लगता है वो स्माइल नहीं कर रही, हाँ जी, लेकिन अगर आप सेंटर पे फोकस करो तो लगता है वो एक्चुअल में स्माइल कर रही है। एक्चुअल में स्माइल कर रही है, बिल्कुल ऐसी। और फिर ये कि खास तौर पर ये इस पर जो 2-3 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि क्या उस वक़्त वो किसी किस्म की आसूदगी में है या किसी किस्म की जो है वो परेशानी में है। क्योंकि वो अगर हम बिल्कुल गौर से देखें तो एक ना हमें ऊपर वेलिंग सा, जिस तरह नहीं कहते कि जो उस ज़माने की औरतें जो है वो जब सोग में होती थी तो ख़ास तरह की जो है वो एक बारीक सी चादर पहनती थी। अगर हम गौर से देखें पेंटिंग को तो वो भी कई इस तरह हिस्टोरियंस का, आर्ट के जो लोग हैं उनका दावा है कि वो भी है। तो ये मिस्ट्री कि यार इस टाइम जब ये हो रहा था तो ये क्या मोनालिसा को खुश दिखाया गया है, मोनालिसा परेशान है, मोनालिसा के अंदर कोई किसी किस्म का कोई इज़्तिराब है, कोई उनका लाइफ के कुछ ऐसे पीछे वाक़यात घटे हैं कि उनका ये है या नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल जो है वो एक मुतमईन। इस वाले से अभी भी जो है वो बहस चल रही है। वैसे यहाँ इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ आपको, मिडीवल पीरियड में भी लोगों को पता था, यानी 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में लोगों को पता था कि एक पेंटिंग एग्जिस्ट करती है। आपके शायद इल्म में हो कि इसको ज़्यादा पॉपुलरिटी तब मिली जब 1911 में जो पेरिस का म्यूजियम, लोवर म्यूजियम जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा म्यूजियम है। लोवर म्यूजियम के अंदर पेरिस के, यानी हम कह लें कि एंशिएंट हिस्ट्री के भी बहुत से मास्टरपीसेस पड़े हुए हैं। एशिया के जो है, अफ्रीका के एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसके बहुत से मास्टरपीसेस पड़े हैं। मोनालिसा की पेंटिंग भी वहीं पड़ी है। इंटरेस्टिंग ये 1911 में ये पेंटिंग चोरी हो गई थी। अच्छा, लोअर म्यूजियम से ये पेंटिंग चोरी हो गई थी और बाकायदा चोरी करने वाले का नाम है विंचूस पेरुगा। इसने 1911 में ये चोरी कर ली थी। अब ये पेरुगा बेसिकली एक इटालियन था। अच्छा उमर, आपने बताया कि मोनालिसा इटालियन थी, लियोनार्डो दा विंची भी इटालियन थे, तो पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में कैसे गई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। असल में जो पेंटिंग बना रहे थे यानी दा विंची, ये 1516 में ये फ्रांस जाते हैं, क्योंकि ये इस वाले से भी 2-3 थ्योरीज हैं। एक तो ये कि 1503 में दा विंची की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, यानी वो पैसों के एतबार से उस वक्त यानी जो रिसोर्सेज होते हैं उस वजह से काफ़ी परेशान थे। तो ये कहा जाता है कि इनको कमीशन किया गया, जो फ्रांचेस्को थे यानी मोनालिसा के हस्बैंड, इन्होंने कमीशन किया कि ये तस्वीर जो है वो इस तरह पेंटिंग आप मेरी बीवी की तैयार करें। अब इस पे 2 थ्योरीज हैं। या तो वो एक थ्योरी है कि नया घर वो शिफ्ट कर रहे थे तो ये फ्रांसिस्को गिफ्ट देना चाह रहे थे एक तस्वीर मोनालिसा को, अपनी वाइफ को। दूसरी थ्योरी है कि उनका बच्चा एक पैदा हुआ, ठीक है, तो उस हवाले से वो गिफ्ट करना चाह रहे थे अपनी बीवी की तस्वीर को। लेकिन अब होता क्या है कि जो ये इनके हस्बैंड होते हैं फ्रांसिस्को,
ये जो वादा करते हैं कि मैं इतने पैसे आपको दूंगा, क्योंकि उस जमाने में कमीशन होता था ना, आप ये तस्वीर बनाए आपको इतना मैं पैसे दे दूंगा, इतनी कुछ माली मदद कर दूंगा। हाँ, ये वे इनको ऑफ इनको पेमेंट था। नहीं दी गई, डिविंची को नहीं दी गई मोनालिसा के हस्बैंड की तरफ से। एक थ्योरी है ये थ्योरी। तो ये होता क्या है कि ये तस्वीर तो फिर पेंटिंग जो जारी रखते हैं, लेकिन फिर ये 1516 में फ्रांस चले जाते हैं। ओह, अब यहाँ पर भी हमारे पास वो प्राइमरी सोर्स जो मैंने कहा कि 1550 में जो किताब छपी थी आर्टिस्ट के हवाले से, उसमें ही हमें पता चलता है कि ये वहाँ पर उस वक्त फ्रांस के फिर किंग के पास जाते हैं, फ्रांसिस वन वहाँ पर रहते हैं। और जब 1519 में इनका डिविंची का इंतकाल होता है, डिविंची मर जाते हैं, उसके बाद जो फ्रांसिस वन होते हैं ये पेंटिंग को अपने पास रख लेते हैं। यानी फ्रांस का जो किंग है फ्रांसिस वन, वो अपने आप इस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है। इंटरेस्टिंग बात ये कि फिर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है 1789 से लेकर, वो उसका 10 साल का पीरियड है। इस दौरान में चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का बुनियादी तौर पर यही था कि बादशाहत खत्म कर दो, रॉयल सिस्टम खत्म, अमीरी खत्म, आम आदमी के पास ताकत आए, आम जो बंदा है उसके पास। तो फिर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब ये कहा जाता है कि इस पेंटिंग को फिर लोअर म्यूजियम जो पेरिस था, यानी एक तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया गया। ये भी एक थ्योरी है कि कुछ अर्सा नेपोलियन ने भी इस पेंटिंग को अपने पास रखा, लेकिन अल्टीमेट बात ये, हतमी सवाल से बात ये कि फिर ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनी लोअर म्यूजियम जो है पेरिस का, जो बहुत ज़बरदस्त और जहाँ बहुत पुराने हैं। इस हवाले से ये बना। और फिर मैंने आपको कहा कि जिस तरह 1911 में इटालियन नेशनलिस्ट थे जो पेरुगिया, ये पेरुगिया जो है वो यही जो आप बात कर रही हैं कि इस बनात पर चोरी करते हैं, यार ये है इटली का, बनाई इटली के बंदे ने, करेक्टर इसमें इटली का, फ्रांस में क्या करिए, फ्रांस में क्या करिए। लेकिन फिर 1914 में उनकी आप बदकिस्मती कह लें, जो भी कह लें, पकड़े गए वो, और फिर वो तस्वीर वापस जो है, पेंटिंग वापस जो है वो लोअर म्यूजियम फ्रांस के अंदर आ गई। जो पेंटर थे दा विंची, उनका और मोनालिसा का आपस में भी कुछ कॉन्स्पिरेसीज है कि कोई रिलेशन था, वो दोनों मिले भी आपस में, क्योंकि लोग कहते हैं कि इतनी एक्यूरेट पेंटिंग और इतनी डिटेल के साथ पेंटिंग बगैर किसी से मिले हुए नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसी थ्योरीज हैं कि किसी से मिले बगैर नहीं बन सकती। देखें, इस हवाले से ना फिर वही तीन चार तरह की थ्योरीज हैं जिस पर रिसर्चर्स ने, जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने काम किया है। एक तो जिस तरह वो ये सादा बात कही जाती है जी कि ये फ्लोरेंस के मर्चेंट जो फ्रांसिस्को हैं, इनकी बीवी थी, इन्होंने असाइन किया डिविंची को जी आप तस्वीर सही हो गया। अब दूसरी कई थ्योरीज जो साथ साथ पैरेलल इसके चलती हैं, वो ये चलती हैं कि असल में जो डिविंची हैं ये इनका कोई अपना किसी किस्म का इमेजिनेशन था, अपने इनकी इख्तरा थी। और आप जानती हैं कि इटली के कई रिसर्चर्स हैं, उन्होंने 2011 में, यानी अभी कुछ 13 साल पहले, ये दावा किया कि असल में ये एक इसके शागिर्द की, जो मेल शागिर्द था, उसकी पेंटिंग थी डिविंची के। ये वुमन की पेंटिंग थी नहीं, एक मेल इंस्पिरेशन थी जिसको उसने वुमन का जो है वो रंग दिया। अच्छा, इस वाले से एक और इंटरेस्टिंग बात भी, जो बड़े ज़बरदस्त फ्राइड जो फिलासफर हैं जिनका बड़ा असर है वेस्टर्न वर्ल्ड में, सिगमंड फ्राइड, ये एक नई थ्योरी देते हैं। ये कहते हैं कि असल में ये डिविंची ने अपनी माँ को जो है वो इमेजिन किया, अपनी वालदा को जो है वो इमेजिन किया, और वो तस्वीर के अंदर थोड़ा सा दुख दिखाकर, थोड़ी सी परेशानी दिखाकर, ये थ्योरीज की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी वाले से एक और थ्योरी है कि ये किसी मर्चेंट की बीवी नहीं थी, या किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये जो है वो इज़बेला, अब लेडी इज़बेला से मुराद ये कि एक वहाँ की फ्लोरेंस की जो है वो हाई फाई फैमिली, यानी एलीट फैमिली का एक रुकन थी। और इस वाले से जो ये हिस्टोरियन दावा करते हैं कि इज़बेला के, इनको लेडी ऑफ इज़बेला आप कह लें, या इज़बेला की अहम हाउस ऑफ इज़बेला से ताल्लुक इनका कह लें, ये उस ज़माने में जो उस वक्त की पॉलिटिक्स थी, उस वक्त की जो दरबारों के अंदर कॉन्स्पिरेसीज होती थी, उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती थी, उस वक्त का जो पॉलिटिकल वायलेंस था, उसमें इनका भरपूर किरदार था, जिसको आज हम मोनालिसा कहते हैं, अगर हम इसको इज़बेला मान रहे हैं। अब इज़बेला थ्योरी को कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं, लेटेस्ट ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि इज़बेला था। इसमें बड़ा नाम जो है वो रॉबर्ट पाइने ने जो किताब लिखी है, अभी 1983 में इनका इंतकाल हुआ है, वो अपनी किताब इन्होंने लेनार्डो के हवाले से लिखी है। वो अपनी किताब में ये कहते हैं कि ये असल में इज़बेला थी, ये कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास, क्योंकि वो जो हमने पुरानी वाली थ्योरी की बात की, उसमें तो ये भी है ना कि जो मोनालिसा के फादर थे, उनको यानी जो ये इनके हस्बैंड थे मोनालिसा के, फ्रांचेस्को, इनको ये बहुत पसंद आई, और इनके वालिद, मोनालिसा के वालिद ज़रा माशी मुश्किलात में थे, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके माशी मसाइल हल कर देता हूँ, आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दें।
यानी पहली थ्योरी कह रही है कि वो एक गरीब, इसका मतलब है ना गरीब या लोअर मिडिल क्लास, लेकिन ये जो लेडी ऑफ असबिल्ला की अगर हम माने कि वो अमीर थी, तो इसका मतलब कि फिर तो वो उस वक्त की कॉन्टेक्स्ट में, उस वक्त की पॉलिटिक्स में, उस वक्त की जो दरबारी साजिशें होती हैं उसमें भी जो है वो उनका भरपूर किरदार था। यानी कि इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि असल में पेंटिंग है किसकी। एक ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि दा विंची ने अपने आप को ही एक फीमेल अज्यूम करके कि अगर मैं फीमेल होता तो मैं कैसा लगता, ये सोचकर पेंटिंग बनाई। जोना वुड्स हैं, इन्होंने भी काफ़ी इस वाले से रिसर्च किया इस आर्ट के वजह से। ये बात करते हैं कि असल में ये खुद थोड़ा सा इमेजिन किया इसने, जिसने आप कह रही हैं अपने आप को, इसने ट्रांसेंड किया कि अगर मैं एक फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ चलूं तो फिर क्या होगा, तो वो फेमिनिस्ट अप्रोच हमें नजर आती है इस वाली थ्योरी के अंदर। अच्छा, जो पेंटर है ना दा विंची, वो खुद एक बड़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि वो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं एक साइंटिस्ट थे, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पेंटर थे, उनके बारे में क्या क्या मिस्ट्रीज हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर हम समझना चाहते हैं मोनालिसा को, या जो आपने कहा कि डिविंची को अगर हम समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा उस एज को समझना पड़ेगा, उस पीरियड को समझना पड़ेगा, वो पीरियड क्या था। क्योंकि हर चीज़, हर थ्योरी, हर आर्ट जो है ना, वो अपने एज का, अपनी पीरियड का, अपने दौर का एक प्रोडक्ट होता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। Exactly. उसकी रिफ्लेक्शन वो होती है। तो वहीं से फिर आप स्टार्ट करें। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। अब ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, जिस दौर की ये पेंटिंग थी, ये दौर जो कहलाता है, जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेनेसांस का दौर। अब ये रेनेसांस क्या था, इसके लिए उर्दू में एक लफ्ज़ है मुश्किल सा, नशात सानिया, वो शायद व्यूअर्स इतना ना समझे तो हम बिल्कुल मुख्तसर बता देते हैं। ये नशात सानिया है, रेनेसांस इसको कहा जाता है। ये शुरू भी फ्लोरेंस में हुआ, यानी फ्लोरेंस जो इटली का शहर था उस वक़्त का, बहुत बड़ा कल्चरल सिटी था, सिविलाइजेशनल सिटी था, हिस्टोरिकल सिटी था फ्लोरेंस, वहाँ से शुरू हुआ। रेनेसांस क्या था? रेनेसांस ये था कि 400 एडी से लेकर लगभग 1400 एडी तक, यानी जब कॉन्स्टिपा ने यानी क्रिश्चियनिटी कबूल की है 4th सेंचुरी के अंदर, उसके बाद यूरोप पूरा क्रिश्चियनाइज्ड हुआ। तो इन 1000 साल के लगभग के इरा को जो खुद वेस्ट के हिस्टोरियन हैं वो डार्क एज कहते हैं। डार्क एज क्यों कहते हैं इस इरा को, यानी 400 एडी से लेकर 1400 एडी तक, वो डार्क एज इसलिए कहते हैं कि जो चर्च था उसका और स्टेट का, किंग का, इन सब का ये बिल्कुल जल थे, ये एक थे, यानी चर्च और स्टेट एक थे, किंग और पोप एक था। आप समझ ली? यानी पोप जो है वो और जो किंग, ये बिल्कुल एक होकर पूरा हुकूमत करते थे, इक़्तिदार बनाते थे, और जो भी उनकी थ्योरी है कि हुकूमत कैसे होनी चाहिए, और नीचे जो है वो ये पूरा सिस्टम यानी मिलकर चलाती थी चर्च और स्टेट, यानी पोप और किंग। अब जो ये दौर 1000 साल कर रहा है, इसमें जो ग्रीक सिविलाइजेशन रही है, जो 300 BC, 400 BC, 500 BC में गोल्डन एरा कहलाता है, यानी जिसको इस यूनानी तहजीब को, ग्रीक सिविलाइजेशन का BC की जब हम बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जिस तरह का आर्ट था, जिस तरह का पेंटिंग्स थी, जिस तरह की थ्योरीज थी, जिस तरह का नॉलेज उभरता था, यानी आज के बच्चों को भी नाम पता है प्लेटो के, अफलातून के बच्चे, आज भी अरस्तु का नाम हर किसी को पता है, आज भी सुकरात को हर कोई जानता होता है ना। आप कहते हो यार तू बड़ा सुकरात आ गया, तू बड़ा बुकरात आ गया, हिस्ट्री ना भी पता हो ना, खसूसियात जरूर पता है कि इस बंदे की क्या खसूसियात थी, कौन था। तो ये गोल्डन जो पीरियड था ना, जिसमें ग्रीक के अंदर मैथ पर काम हुआ, फिजिक्स पर काम हुआ, साइंस पर काम हुआ, लॉ पर काम हुआ, पॉलिटिकल साइंस पर काम हुआ, इकोनॉमिक्स पर काम हुआ, मॉरलिटी पर काम हुआ, हर तरह का काम हुआ। इस काम को जो ये अब हम 1000 साल के पीरियड की बात कर रहे हैं, 400 साल से लेकर 1400 साल तक यूरोप में बहुत सख्त पाबंदी थी। यूरोप में ग्रीक की जो पुरानी मैथोलॉजी थी उसको नहीं माना जाता था। आप जानती हैं कि अरस्तु की कई किताबों पर पाबंदी लगाई हुई थी। प्लेटो के डायलॉग्स, कई डायलॉग्स को कहता था चर्च और किंग दोनों अलाउ नहीं करते थे कि ये आम बंदे को पढ़ने चाहिए। ग्रीक आर्ट के बारे में था कि ये पेगन आर्ट है, यानी ये क्रिश्चियन नहीं है, ये उनके मुताबिक नहीं, काफरों के है, हम इसको नहीं मानेंगे, ये कोई तहजीब नहीं। उस पूरी मैथोलॉजी, डार्क एज कहते थे। हाँ, डार्क एज की पुरानी मैथोलॉजी को नहीं माना जा रहा। रेनेसांस में क्या हुआ? रेनेसांस, जब हम इस पेंटिंग के दौर की बात कर रहे हैं, अब हम
यानी अब हम 1503-4 की बात कर रहे हैं। रेनेसांस 1490s में 1492, 93, 94, 95, 96 इन 5-6 सालों में बाकायदा एक मूवमेंट चली जो इटली, फ्लोरेंस और इस तरफ के यूरोप के इलाकों के लोगों ने चलाई कि यार पुराना आर्ट रिवाइव होना चाहिए। ग्रीक आर्ट, ग्रीक कल्चर, ग्रीक पेंटिंग, ग्रीक टेक्निक्स, ग्रीक की मेथोलॉजीज ये दोबारा से रिवाइव होनी चाहिए, इनको हमें देखना चाहिए, वहां से भी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जब रेनेसांस फ्लोरेंस में शुरू हो रहा है, इटली में शुरू हो रहा है, उस वक्त के ये करैक्टर हैं डिविंची। इसीलिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कहा जाता है कि कोई इंजीनियर थे या मैथमेटिशियन थे, बट ये हर किसी के एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये पोलीमैथ का जो है ना, पोलीमैथ से मुराद कि जो एक से ज्यादा अलूम, एक से ज्यादा नॉलेज जो है वो जानते हो, बॉटनी भी पता हो, आर्ट भी पता हो, पेंटिंग का पता हो, ज्योग्राफी का भी पता हो, साइंस का भी पता हो, इंजीनियरिंग टेक्निक्स का भी पता हो, क्योंकि नॉलेज खुल रही थी ना, नॉलेज खुल रही थी। ये वो इरा है, अमेरिका दरियाफ्त हो रहा था, अमेरिका न्यू वर्ल्ड दरियाफ्त हो रही थी कि यार अमेरिका भी है कोई, यानी कोलंबस उधर अमेरिका भी पहुंच रहा था, और सारा न्यू वर्ल्ड, पुरानी जो ग्रीक की हिस्ट्री, ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक का इतना नॉलेज, दोबारा से एरिस्टोटल, प्लाटो, पूरा फिसागोरस, हर चीज़ रिवाइव हो रही थी, बुक्स की ट्रांसलेशंस आ रही थी, यूरोप के लोग दोबारा से अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। अब आज भी यूरोप के लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन से, अपने आप को वो ग्रीक सिविलाइजेशन का एक लिहाज से कहते हैं कि हम वारिस हैं इस गोल्डन पीरियड के। तो ये वहां से सिलसिला शुरू हुआ रेनेसांस से, जिस दौर में फिर ये पेंटिंग आई। इसीलिए जो डिविंची हैं, लियोनार्डो डिविंची, इनको कहा जाता है कि एक रेनेसांस मैन थे। सही मायनों में इनके अंदर रेनेसांस की स्पिरिट थी, हर तरह का नॉलेज का पता होना, मुख्तलिफ अलूम का पता होना, हिस्ट्री का पता होना, और इन्होंने जो पेंटिंग भी की मोनालिसा, उस वाले से भी कहा जाता है कि एक रेनेसांस वुमेन। अगर हम गौर से देखें रेनेसांस वुमेन, क्योंकि इस जो हम डार्क पीरियड की बात कर रहे हैं, इसमें औरतों के पास कोई आज़ादी नहीं थी, औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, औरतों को विंच हंट कर दिया जाता था। कई औरतें जो कुछ पढ़ना लिखना चाहती थी, अपने मुताबिक सोचना चाहती थी, उनको जला दिया जाता था इस डार्क एज में। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट के जो है वो अब वुमेन एम्पावरमेंट आ रही है, और खास तौर पर फ्लोरेंस इस वाले से गढ़ था, बहुत मजबूत गढ़ था। इसीलिए जो मैंने उस थ्योरी का जिक्र किया इज़ाबेला वाली, कि जिसमें औरतों का भी पूरा किरदार होता था कि दरबार के अंदर क्या साजिश हो रही है, क्या किसी किस्म का पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, औरतों की भी पूरी मुशावरत, औरतों का भी पूरा किरदार, उनकी पार्टिसिपेशन ये शुरू हो गई थी। तो मोनालिसा को भी अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे रेनेसांस के, तो हमें चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी। यानी उस डार्क एज में किसी औरत की इस तरह की पेंटिंग बनाना मुमकिन नहीं था, ये मुमकिन ही हुआ रेनेसांस के अंदर। अच्छा उमर, अभी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ना सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को, मेरा ना इंटरेस्ट और डेवलप हो गया है अब ये मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो दा विंची थे उन्होंने 15 से 16 साल लगाए सिंगल पेंटिंग को बनाने में, और फिर भी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई, या वो पेंटिंग कंप्लीट करने से पहले ही मर गए। बिल्कुल ऐसी, बल्कि ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं है। जिस तरह हमने कहा कि 1519 में उन मर गए थे, तब भी ये पेंटिंग कंप्लीट इसको नहीं कहा जाता, यानी ये नहीं कहा जाता कंप्लीट, हाफ लेंथ की पेंटिंग है। यानी ये टेक्निक आज की है। यहाँ से आप देखें मिडीवल दौर में, अगर आप देखें ना उस दौर में जिसके हम बात कर रहे हैं, पेंटिंग फुल होती थी, यानी फुल एक स्केच करके किसी किंग का, क्वीन का, किसी औरत, ये हाफ पोर्ट्रेट है। ये आज के लिए तो बड़े सादा बात है, आज हमारे आम बात है जी, पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए, हाफ, या शनाख्ती कार्ड तस्वीर चाहिए, या हाफ पोर्ट्रेट। उस जमाने में ये हाफ पोर्ट्रेट करना, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं था। जिस तरह मैंने कहा कि इसमें कई तरह की रुकावटें आ रही थी कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था, खैर वो फिर उधर, या वो कुछ अपना राज छुपाना चाहते थे इस पेंटिंग में, ये भी तो बात है। ये भी एक थ्योरी है, राज छुपाना चाह रहे थे। ये भी कई लोगों ने इस वाले से थ्योरी दी है, बल्कि इस वाले से एक अमेरिका की जो है वो खातून लिनन है, उन्होंने एक्सरेज के जरिए 1988 में साबित की है कि इस पेंटिंग के नीचे एक और औरत की पेंटिंग है। आप जानती, ये भी साबित की है। इस वाले से मिस्ट्रीज का भी जो है वो जिक्र, जी बिल्कुल ऐसी है। ये 1988 में जो है वो एक्सरे के जरिए उन्होंने साबित करने की कोशिश की। कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि मोनालिसा की एक पेंटिंग नहीं है, मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स है जी। अब ये एक ही खातून की 2 पेंटिंग्स है या 2 मोनालिसा अलग अलग कैरेक्टर्स है? हाँ, ये जो आप बात कर रही हैं, ये आप इशारा कर रही हैं राफेल नाम के एक बंदे की तरफ से जो पेंटिंग आई थी। उसने राफेल ने मोनालिसा की पेंटिंग करने की कोशिश की थी। कोशिश मैं इसलिए कहूँगा
कि उसने इंक और पेन से ये पेंटिंग करने की कोशिश की। और अच्छा। सोचे कि जिस तरह वो स्केच बनाना स्केच चाहा। जो डिविंची है उन्होंने किस मेहनत से, जिस तरह मैंने कहा, खास तरह की लकड़ी, जैसा कि आप खास बता तरह रहे की हैं टेक्निक, स्ट्रोक्स थे उनके। हाँ खास तरह की टेक्निक, तो ये उन्होंने उसको ना राफेल की अगर हम बात करें हम्म। तो ये बिल्कुल इंक और पेन से करने की कोशिश की, लेकिन इसको लोग समझ गए, इसको तो फौरी तौर पर लोग देखते समझ गए कि ये वो वाली ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है। क्योंकि देखिए पेंटिंग की ओरिजिनलिटी के हवाले से अब कोई इशू नहीं रहा। जिस तरह मैंने कहा ये चोरी भी हुई, फिर वापस भी आई 1914 में, फिर इसका बाद में इसका कई दफा कीमत भी लगाने की कोशिश की गई, हालांकि ये प्राइस लेस है, यानी इसकी कीमत नहीं है, ऐसा नहीं है जारी बात है काबिल फरोख्त वगैरह, लेकिन कई रिसर्च के मुताबिक प्राइस लेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसको $1 बिलियन के लगभग जो है इसकी कीमत लगाई जा सकती है। $1 बिलियन, ये आर्ट के माहिरीन कह रहे हैं, आर्ट के माहिरीन, हम नहीं कह रहे कि यार इतने की होएगी सारा, इतनी इसकी जो कहता है, लेकिन ये फिर भी प्राइस लेस है। तो जो बाकी इस तरह की कोशिश की गई जो आप कह रहे हैं राफेल की तरफ से और सारा, वो तो लोगों ने फौरन डिकोड कर लिया, यार इसमें वो वाली बात नहीं है, इसमें वो वाली टेक्निक नहीं है, इसमें जो है वो जो लोरेंडो डाविंची ने जो है वो किया है ना, वो वाला काम नहीं। इतनी पुरस्कार पेंटिंग और इसकी प्राइस $1 बिलियन से भी ज्यादा। जी, क्या आपको लगता है कि हम इसको इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं कि दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग? कह सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने वही कहा कि कभी इसको इस तरह ना किया नहीं गया, कभी इसको बेचने की जरूरी बात है ना कोशिश की गई, इसको प्राइस लेस कहा जाता है, लेकिन अगर हम उसको उस कैटेगरी में डालें कि महंगी तरीन पेंटिंग, तब तो ऑफ कोर्स ये महंगी तरीन थी, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निक थी, जो बैकग्राउंड था, जिस तरह वो आपने बताया कि देखने का अंदाज था, स्माइल था, बैकग्राउंड था, खुद शख्सियत, मोनालिसा की शख्सियत के अंदर जो मिस्ट्री है, तो गौर से अगर हम देखें कि मिस्ट्री है, कई लोग कहते हैं कि एक खुश औरत है, एक हैप्पी वुमन है, नाम भी इनका जो है ना वो जॉयफुल कहलाता है, खुशी, ये नाम का मतलब लिटरल मीनिंग है। कुछ कहते हैं नहीं, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ परेशानी है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, और इस वजह से इसको भी जस्टिफाइड करने वाले अपनी थ्योरीज लेकर आते हैं। जैसे इनके हस्बैंड के बारे में, फ्रांसिस्को के बारे में कहा जाता है कि ये नॉर्थ अफ्रीका से स्लेव गर्ल्स भी लेकर आते थे, और इस तरह की बातें भी हैं। तो और प्लस ये जिस तरह मैंने कहा कि उस वक्त के फ्लोरेंस की सूरत हाल, उस वक्त फ्लोरेंस के अंदर होने वाली कॉन्स्पिरेसीज, पॉलिटिकल साजिशें, वायलेंस, इस वजह से भी कई, डायना ने भी लिखा, बल्कि ये भी कहीं कहा जाता है डेथ भी हुई थी मोनालिसा की फैमिली में किसी की, जिस वेल की आपने बात की जो सोस में पहनते हैं, गम में पहनते हैं, वो बेटों के हवाले से, चिल्ड्रन के हवाले से उनका काफ़ी ज़्यादा इस तरह ना, किड्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बात की जाती है। तो ये भी एक है, अभी भी यानी जो आर्ट के माहिरीन हैं वो एक इस पर इस्टेब्लिश नहीं है कि ये एक हैप्पी, एक खुश औरत का अक्कासी है, या एक परेशान, एक दुखी, जिसके अंदर बहुत कुछ है, जिसने बहुत कुछ सहा है, उसकी जो है वो परेशानी है। अभी भी ये चीज़ मुकम्मल डिकोड नहीं हो पाई। अच्छा, स्माइल की वजह से पेंटिंग फेमस है, लेकिन यही फिगर आउट नहीं किया जा रहा कि वो पेंटिंग में परेशान है कि हंस रही है। ये भी कुछ कहा जाता है लोगों की तरफ से कि जो दा विंची थे उन्होंने कई मुर्दों के साथ और जानवरों के साथ कई दिन गुजारे ताकि वो स्पेसिफिक स्माइल मोनालिसा की ड्रॉ कर सके। बिल्कुल, और जानवरों में स्पेसिफिक हम करते हैं घोड़ों के साथ उन्होंने खातून की स्माइल ड्रॉ करने के लिए घोड़ों के साथ दिन स्माइल ड्रॉ करने के लिए, एक तो जिस तरह आपने खुद कहा कुछ लाशों के साथ, मुर्दा लाशों के साथ, और प्लस ये जो कहा जाता है कई घोड़ों के साथ भी इस तरह किया। और ये बात भी दावे से जो आर्ट के माहिरीन हैं, जो आर्ट के हिस्टोरियन हैं, आर्ट के रिसर्चर हैं, वो इस दावे से कहते हैं कभी दुनिया में किसी पेंटर ने, चाहे हम एंशंट दौर की बात करें, वही ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें, रोमन दौर की बात करें, मिडीवल पीरियड की बात करें, इवन के आज के मॉडर्न पीरियड की बात कर लें, किसी ने इस तरह नहीं किया होगा कि मुर्दा लाशों के से भी जो है वो इस तरह, और प्लस घोड़ों के पास जाकर भी इस तरह से खोज करने की कोशिश करे, और उस खोज के बाद फिर जो है वो इस तरह की पेंटिंग सामने लेकर आए। तो रीजन क्या थी इन सब चीजों के पीछे, इन मुर्दों के साथ दिन गुजारने के, घोड़ों के साथ दिन गुजारने के? उस स्पिरिट को समझिए, मैं फिर वही कहूँगा, वो स्पिरिट थी तलाश करने की, एडवेंचर की, दोबारा से चीज़ों को सीख करो, दोबारा से चीज़ों को तलाश करो। क्योंकि यूरोप के लोग, इटली के लोग, फ्लोरेंस के लोग, जहाँ के डिविंची थे, ये इतना इन पर वो 1000 साल की पाबंदियाँ, इतना जबर, इतना कुछ आप कह लें सेंसर, इतने ज़्यादा कि अब इसका भरपूर उलट रिएक्शन आ रहा था यार, कि चीज़ों को खोजो, चीज़ों को जानो, चीज़ों को सीख करो, जो नॉलेज भी लेना है। आज तो हम इसकी सिर्फ पेंटिंग नॉलेज बात कर रही हैं, आप चाहेंगी तो
लियोनार्डो डिविंची पर हवाले से एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है, इन्होंने और क्या क्या कुछ काम किए हुए हैं। बिल्कुल, तो क्यूरियोसिटी ये मुझे तो तो हो रही हाँ, है। तो ये तो जो है ना, एक आप उसको रेनेसांस की स्पिरिट में जो है वो देखें इस आदमी को, उस जमाने की स्पिरिट देखें ना, उसी जमाने में क्यों कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। भाई कहने वाले क्यों भाई इतना समुंदर का सफर, इतना जब यकीन पता भी नहीं है आगे क्या है, वो इंडिया की तलाश करते करते कितने अर्सा, कितना खोज सीख, चीजों को तलाश करने का, एडवेंचरिज्म की बहाली, चीजों को बिल्कुल। खोजना, चीजों को परफेक्शन की तरफ लेकर जाना, यही वजह है। इस रेनेसांस की वजह से ही जो ये रेनेसांस शुरू हो रहा है फ्लोरेंस से, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम देखें, यानी ये 1490s में जिस तरह मैंने कहा कि फ्लोरेंस से शुरू हुआ रेनेसांस, यानी पुरानी जो सिविलाइजेशन की दरियाफ्त, तो 16, 15, 16, 17, 18, इवन 19th सेंचुरी तक भी पॉलिटिकल थ्योरीज देख लें आप, आर्ट की थ्योरीज देख लें आप, पेंटिंग की थ्योरीज देख लें आप, लिटरेचर के अंदर आप डेवलपमेंट देख लें, लिटरेरी टेक्निक्स देख लें आप, प्लेस देख लें, पोइट्री देख लें, उन सब के अंदर हमें यही वाली स्पिरिट नज़र आती है, यही वाला एसेंस नज़र आता है, एडवेंचर। चीज़ों को खोजो, चीज़ों को सही तौर पर जो है वो उनको सीख करो, किसी किस्म की जहनी बंदिशें ना लगाओ, कैलकुलेटेड फार्मूले ना लगाओ कि यार ये 2 और 2 4 नहीं, जाकर खुद चेक करो। तो एक आदमी ने लियोनार्डो डिविंची, जिसको हिस्टोरियंस आर्ट के लोग एक रेनेसांस माइंड मानते हैं, उसने अपने दौर की स्पिरिट का जो है स्पिरिट के साथ इंसाफ किया कि ये मैं हूँ, मैंने एक पेंटिंग बनानी है, मैं इसकी खोज में कहाँ कहाँ जाऊँगा, मुर्दा लाशों के पास जाना पड़े या चाहे घोड़ों के पास जाना पड़े। दा विंची की ना, अभी आपने जो बात की बड़ी ज़बरदस्त आपने उसको एक्सप्लेन किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दा विंची सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग की वजह से फेमस था, या उनकी और भी पेंटिंग्स को इतनी ही तारीफ, इतनी पजीराई मिल रही थी? देखिए, उनकी ज़ाहिर बात है जितनी इस पेंटिंग को मिली उतनी और किसी पेंटिंग को नहीं मिली, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना फ्लोरेंस में इतना मुकाम रुतबा तो बनाया हुआ था ना, कि एक तो पहले फ्रांचेस्को ने इनसे रब्ता क्यों किया, और उसके बाद आप ये देखें कि सबसे बड़ा प्रूफ देखें, उस वक्त के फ्रांस की बादशाहत, फ्रांसिस वन का हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपने दरबार में ऐसे वैसे किसी को आने देते थे। ये बड़े जालिम बादशाह थी, बड़ी जाबर बादशाह थी, ये अवामी बादशाह नहीं थी। ये जो फ्रांस की अब बात कर रहा हूँ, इसके रिएक्शन में इनकलाब आया है, इन बादशाहों के इस जबर के खिलाफ जो हमने कहा इनकलाब फ्रांस आया है 1789 के आसपास, और सारा उस दरबार के अंदर जगह बना लेना, फ्रांसिस वन के दरबार के अंदर जो एस्टेब्लिश फैक्ट है, यानी जो प्राइमरी सोर्स हमें बता रहा है 1550 की किताब वाला, ठीक है, आसान का किसी ऐसे वैसे को जगह मिल पाती, ठीक है। लेकिन मैं फिर वो कहूँगा पेंटिंग इनकी सबसे ज़्यादा ये वाली थी, लेकिन बाकी भी जो ये अलूम को समझते थे, बॉटनी के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, आपने वो तस्वीर गौर से देखी होगी, देखी है, सारी बात है, इतना रिकॉर्ड की आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि आप उसे पॉडकास्ट कर रही हैं। पीछे जो ब्रिज है, अब आप देखें ना, वो ब्रिज पर आप क्या क्या कहेंगे, वो जो मिडीवल पीरियड का ब्रिज है, उसको किस तरीके से जो है वो है, वो अगर कोई आदमी सिर्फ पेंटर हो ना, उसको इंजीनियरिंग का ना पता हो, आप समझ रही हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का ना पता हो, मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह बना पाएगा। वो अगर जिसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का पता है, वो तो सिर्फ मोनालिसा को बनाता और पीछे खाली जगह या पीछे कुछ और जो है वो सारा कुछ कर सकता था। लेकिन वो उसका आप बैकग्राउंड देखें, फिर उस बैकग्राउंड को किस तरह मर्ज किया गया, इसका मतलब वो आदमी सिर्फ पेंटर नहीं था, वो बहुत कुछ था। वो इंजीनियरिंग की टेक्निक भी समझता था, वो ज्योग्राफिया की टेक्निक भी समझता था। तो यहाँ से आप देखें ना, ये पेंटिंग के हवाले से ये सबसे ज़्यादा, लेकिन बाकी भी उनका बहुत ज़्यादा जो है वो रेनेसांस की स्पिरिट थी ना। रेनेसांस की स्पिरिट अगर हम समझ लेंगे तो हम बिल्कुल। अच्छा, दा विंची का कैरेक्टर तो अभी ना आपने इतनी उनके बारे में चीज़ें बता के ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंशाल्लाह उस पर भी एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। अभी क्योंकि मैं चाहती हूँ इस पेंटिंग को थोड़ा आप आ जाएं तो मज़ीद डिकोड कर लें। पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ सीक्रेट सिंबल्स भी हैं। बिल्कुल कहा जाता है। इस वजह से सिर्फ मिडीवल नहीं, बल्कि आज के हम पीरियड की बात करें, अभी भी रिसर्चर इस वजह से उन जो ये कोड्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। बड़े इंटरेस्टिंग कोड हैं इस वजह से। जो उनकी लेफ्ट तरफ की या उधर जो है वो एक है BS, जो कहा जाता है कि BS लिखा हुआ है। फिर कहा जाता है कि ये पेंटिंग के लेफ्ट साइड पे, पेंटिंग के लेफ्ट तरफ जो है ना वो। फिर ये कहा जाता है कि कुछ ऐसा जो है वो कोड है कि जिसमें खुद लियोनार्डो अपना नाम देना चाह रहे हैं, यानी L करके और सारा जो है ना अपना नाम देना चाह रहे हैं। फिर एक कहा जाता है कि जो पेंटिंग के बैक पर था ना 149 का जो है वो हिस्सा है। आप
अब वही डिकोड करने वाली बात है। अब इसको कई लोग डिकोड कर रहे हैं कि कहीं ये 1490 का हवाला तो नहीं देना चाह रहे लोरेंडो, कहीं सन को तो नहीं लिखना चाह रहे लोरेंडो, लेकिन लोरेंडो डिविंची ने ये बात तो तय इन कोड्स के जरिए, चाहे वो 72 हो, चाहे वो LS हो, चाहे वो 72 हो, कोई ना कोई ऐसा पैगाम, कोई ना कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश ज़रूर की है कि लोग इसको बाद में भी याद रखें। वो सन भी हो सकता है, वो अपना नाम भी हो सकता है, वो कोड भी हो सकता है। इसको अभी भी डिकोड करने का सिलसिला जारी है। जिस तरह अभी हमने कहा कि कई लोग इस तरह 149 को ऐसे डिकोड कर रहे हैं कि जी जैसे वो हवाला दे रहे हैं, लोगों को याद रहे कि 1490s के बाद जैसे कुछ काम शुरू हुआ, कुछ ये कि एल से मुराद वो अपना नाम एक लोरेंडो का जो है वो देना चाह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, यानी 1490 से ऑनवर्ड्स, वही मैंने कहा रेनेसांस, और 1503-4 में 2-3-4 में जब ये पेंटिंग शुरू हुई, और उस ज़माने के जो आर्टिस्ट थे, उस ज़माने के जो हिस्टोरियंस थे, उस ज़माने के जो लोग कुछ भी क्रिएटिव काम करते थे, चाहे वो पेंटिंग में हो, लिखने में हो, जिस भी में, उसमें वो ऐसा चाहते थे कि यार हमारी इन चीज़ों को ना लोग बाद में भी याद रखें, किस बिना पर यहाँ कुछ कोडिंग कर दो, चाहे वो सन की सूरत में हो, ईयर्स की सूरत में हो, चाहे वो अपने नाम की सूरत में हो कि ये मैं अपने नाम का कोड दे दूं ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि ये मेरा था। यानी मोनालिसा का जब भी तस्वीर का पिछला हिस्सा बैक साइड देखी जाए तो वो 149, यानी ये सन लोगों को रहे कि मैंने 1490s में उन्होंने नहीं किया पेंटिंग, ये 1503 के बाद उन्होंने काम शुरू किया या उस दौरान शुरू किया। लेकिन ऐसे याद रहे एल से देने से कि जब भी जहाँ भी ये पेंटिंग जाएगी, जैसे भी रहेगी, तो ये लोगों को याद रहे कि ये लोरेंडो ने बनाई थी, डिविंची ने बनाई थी ये करके। तो उस जमाने का ना ये थोड़ी सी जरा प्रैक्टिस भी थी इस तरह की कि चीज़ों को, आर्ट को, क्योंकि उस जमाने का जो पेंटिंग है, उस जमाने का जो आर्ट है, हमें याद रखना चाहिए वो आज का जिस तरह कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, कि आज कोई पेंटिंग बनानी है तो पेंटर की कोशिश होगी यार आज मैं पेंटिंग बनाऊं, कल तक वो बिक जाए, मिसाल कल शाम तक वो बिक जाए, परसों तक वो बिक जाए, इस हफ्ते तक वो बिक जाए। हम बात कर रहे हैं रेनेसांस की पीरियड की, जब एक पेंटिंग बनाने में 16 साल लगे, 16 साल, कितने अरसा लग गया, और किस तरीके से वो उसको हक अदा करना चाह रहा है, किस तरीके से वो एक पेंटिंग का, तो उसमें वो अपना आप पूरा उतारना जो है ना, इन अपना वजूद आपने उतारना है। इसीलिए देखें आज हम 1550 साल प्लस, सॉरी 550 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ऐसे ही है जी, 550 साल से ज़्यादा अरसे बाद आज हम बैठकर इस डिजिटल एज में भी, इस डिजिटल अहद में, डिजिटल एज में बैठकर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या थी ये मिस्ट्री, क्या था ये पेंटिंग, किस तरह डिविंची ने बनाई, क्योंकि उसमें उन्होंने अपना पूरा जो उस ज़माने का था, पूरा अपना एसेंस, अपनी स्पिरिट, अपना आप, अपना वजूद जो है वो देने की भरपूर कोशिश की। बिल्कुल सही बात की आपने उमर। अभी आपने बताया कि एल लेटर से तो चले हम ये अज्यूम कर लें कि वो उनका अपना नाम है। ये कहा जाता है कि उनकी एक जो आई है उसमें एल का लेटर अगर हम ट्राई करें फिगर आउट करने की तो वो हमें नज़र आएगा, और आई गेस राइट साइड पे जो उनकी आई बॉल है उसमें एस का साइन। अच्छा, जो एस लेटर है कहा जाता है कि वो उनके कोई एक मेल फ्रेंड थे और उनके हवाले से बहुत उनके दा विंची और उनके मेल फ्रेंड के रिलेशनशिप को बहुत कंट्रोवर्शियल भी बनाया गया। हाँ, वो हमने जिक्र किया ना कि जिस तरह इटालियन कई रिसर्चर्स थे जिन्होंने 2011 में काम किया, उनका ये दावा है कि उनके वो फ्रेंड थे, इंटीमेट फ्रेंड थे, यानी तो उसका उन्होंने एक फेमिनिस्ट जो है वो अप्रोच देने की कोशिश की। ये बात कही जाती है, ये बी का लफ्ज़ है, CE, ये इस वाले से जो है वो लिंक किया जाता है कि उनका जो है वो एक इंटीमेसी थी। लेकिन इस चीज़ को जो ये है ना, उनका मेल फ्रेंड इंटीमेट, उनके शागिर्दों के हवाले से तो है, डिविंची के शागिर्दों के साथ दारी बात है। उस ज़माने में वो उस्ताद शागिर्द का एक आज वाला नहीं था ताल्लुक, कमर्शियल ताल्लुक नहीं था कि इतने घंटे ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, इतने घंटे की अकेडमी है, इतने घंटे का कॉलेज है, वो 24 घंटे आप उस्तादों के साथ रहते थे, दिन रात आपने उस्तादों से सीखना होता था, उनके शागिर्दों की वजह से। लेकिन ये थ्योरी कि उनका इंटीमेट फ्रेंड था, इसको मैंने वही कहा कि इटालियन स्कॉलर्स, कई इटालियन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन इसके अलावा इस चीज़ को कहीं से इंडोर्स नहीं किया गया। क्योंकि देखे ना, हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो मैंने कहा कि डियाना का जो सोर्स है ना, अभी 2014 की जब बात करूं किताब का,
वो बहुत ज़्यादा मुझे प्राइमरी सोर्स लगता है। और अगर आप मेरे से ज़ाती तौर पर पूछेंगी, यानी आप कहेंगी कि इतनी थ्योरीज हैं, इतना कुछ है, आप ज़ाती तौर पर क्या इसको जो है मानते हैं, मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि डायना की ये किताब पढ़ने के बाद जो उन्होंने लिखी है मोनालिसा पर, और ख़ुद उन जगहों पर गई हैं, उस घर, उस चर्च, उस उनकी 15 जनरेशन से जाकर मिल रही हैं, तो मुझे ये थ्योरी सबसे ज़्यादा सॉलिड दिखाई देती। अभी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे तो आपने हमें जो डिस्कस की जाती है उन पर आपने हमें ब्रीफ किया, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया। अच्छा, अगर वो खातून, एक इंटरनेट पर ये भी बात बड़ी हाइप पकड़ी है कि अगर वो खातून सबसे जाकर मिली हैं उनकी जनरेशन से, लेकिन उनकी फैमिली में से कभी भी किसी ने आगे क्लेम नहीं किया कि अच्छा यार यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठीक है मोनालिसा की नेक्स्ट जनरेशन या फैमिली में से, और कभी भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। अगर ये कोई असल करेक्टर, हिस्टोरिकल करेक्टर ना होता, तो याद रखिएगा कि 1550 में जो किताब आ रही है ना, लाइव ऑफ द आर्टिस्ट, जिसको वर्साली लिख रहे हैं, तभी ये चीज़ चैलेंज हो जानी थी। क्योंकि 1550 इतना कोई ये नहीं था, अभी डिविंची को मरे ये नहीं कि 100 साल हो गए हैं, 200 साल हो गए हैं, ठीक है, डिविंची को मरे इतना अरसा नहीं हुआ था, उनके बेटियां जिंदा थी, खुद डिविंची के दोस्त यार जिंदा थे। अगर कुछ ऐसा होता तो इस किताब को लिखते ही, जिस किताब में लिखा गया है, जिस किताब में ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लाइव ऑफ द आर्टिस्ट, इसमें लिखा गया है कि डिविंची को असाइन किया गया है एक पोर्ट्रेट लिजा का, और वो काम कर रहे हैं, तभी चैलेंज हो जाती, तभी कुछ वहाँ हो जाता, शोर हो जाता। और उसके बाद जो इतना काम हुआ, ख़ास तौर पर जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 1911 के बाद, जब इस मोनालिसा की इस पेंटिंग को पूरी दुनिया में चोरी होने के बाद जिस तरह की शोहरत मिली, और उसके बाद तो बाकायदा इस पर इतने आर्टिस्ट ने काम किया, इतने हिस्टोरियंस ने काम किया, जिनमें से हमने कई का नाम भी लिया है, इतनी इन पर असाइनमेंट्स हो रही हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खुद से चैलेंज हो जाती है। जो इधर उधर की बातें हैं ना, जिस तरह मैंने कहा कि अजबेला की थ्योरी भी है, या जिस तरह वो फ्राइड की थ्योरी है कि इनकी माँ का जो है वो असर था उस तस्वीर में, या जिस तरह मेल के हवाले से बात है, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाती। जिस तरह हमने वही कहा, आपको याद होगा पॉडकास्ट के शुरू में हमने एक बात कही थी, नाम आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, हमने ना सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को वन बाय वन डिस्कस किया, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी भी बाकी है, वो ये कि दा विंची की इस पेंटिंग को तो बहुत डिस्कस किया जाता है, लेकिन जब लोगों ने उसकी इस पेंटिंग को एक्सप्लोर किया ना, तो उसकी एक पिछली पेंटिंग भी बाहर आई, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे सीक्रेट सिंबल्स थे जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं आज के दौर में, जिन्हें हम कहते हैं इल्यूमिनाटी या फ्री मेसन्स, जिसमें पेंटाग्राम है, इस तरह का साइन। और कुछ लोगों का कहना है कि उसमें इतनी डार्कनेस थी कि सिर्फ वन आई नज़र आ रही थी, जिसको हम कहते हैं वन आई, जो है वो सैटन का या दज्जाल का जो है वो निशानी है उसकी। तो कुछ उस ज़माने में हम कह सकते हैं कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थी। बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस वही हम पीरियड का जिक्र कर रहे हैं, जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं, जिस एज का जिक्र कर रहे हैं, अभी ये ताज़ा डार्क एज से उठ कर आ रही है। अभी ये बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ कि मैच्योर हो गई है, इसने 100% मुकम्मल तौर पर डार्क एजेस के असरात को ख़त्म कर दिया है, डार्क एजेस के इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर दिया है। डार्क एजेस के अंदर के बहुत कुछ, ये जो आप कह रही हैं कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, मैजिक, जादू के तस्वर, किसी को वो विंच 100 तरह के काला जादू कर देना, जिन भूतों को बुला लेना, रूहों को बुला लेना, स्पिरिट्स को बुला लेना, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर फिर ऐसे मेटाफिजिकल सहारे लेकर असरअंदाज होने की कोशिश करना, ये डार्क एजेस में बहुत कुछ होता रहा है। डार्क एजेस का पूरा अगर हम देखें ना, डार्क एजेस में ना कोई इल्मी काम हुआ है, कोई मुझे आप बता दें डार्क एज का 400 से लेकर 1400 AD तक कोई काम का काम हुआ हो, पेंटिंग में, थ्योरी में, आर्ट में, लिटरेचर में, जिसको दुनिया मानती हो, वो होंगे, जिसको दुनिया ने, क्रिटिक्स ने एक्नॉलेज किया हो, कोई उस जमाने में ये वाले काम बहुत हुए हैं। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, जादू टोने, ठीक है, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो है वो बिल्कुल लोग सीख रहे थे, कहते हैं उस टाइम पे करना। और विच क्राफ्ट में, जैसा कि आपने बताया कि जो खवातीन था उनका कत्ल भी कर दिया जाता था ये नाम देके। के नाम पर तो कितनी यूरोप की खवातीन को कत्ल कर दिया गया। आज की हिस्ट्री वहाँ गवाह है, खुद वहाँ के हिस्टोरियंस बताते हैं, लिटरेचर वहाँ का बताता है। उस जमाने का लिटरेचर हम देखें, कितनी बेगुनाह खवातीन को ऐसी जो है वो जला दिया गया उनको कि विच क्राफ्ट करती हैं, जिस पर शक होता था कि इसके पास अरस्तू की ये वाली किताब निकल रही है जिससे पाबंदी है, उसको मार दिया जाता था। जिसके पास शक होता था कि ये प्लाटो के डायलॉग्स तो नहीं पढ़ा, उसको जला दिया जाता था। तो वो पूरा, तो अभी ये जब रेनेसांस आ रहा है और ये फ्लोरेंस और इटली, ये पुरानी स्पिरिट ग्रीक सिविलाइजेशन से अपने आप को जोड़ने की
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी ये मुकम्मल तौर पर उससे आज़ाद नहीं हुए। इनके असरात हैं, जिसको नहीं कहते रेमनेंट्स, जिसको कहते हैं बाकियात समझते हैं, यानी एक चीज़ ख़त्म हो गई है लेकिन उसके थोड़े बहुत इफेक्ट्स हैं, असरात हैं। तो बिल्कुल ये असरात वाला पीरियड था, बिल्कुल उसमें इस तरह के असरात थे। जितने मर्जी वर्लेट हो चुके हों, डिविंची बहुत पढ़ चुके हों, उन्होंने बड़ा फलसफा, बॉटनी, आर्ट्स, कल्चर ये सब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में वो वाले असरात होते। एक ये भी तो बात कही जाती है कि जैसा कि आपने बताया दा विंची इंटेलिजेंट थे, बहुत सारे अलूम के माहिर भी थे, तो जिन लोगों का असर होता है सोसाइटी पे, उन लोगों को इन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनाया जाता है ताकि वो अपनी एक पूरी टीम बना सके, एक अपनी आर्मी बना सके या आगे मैसेज को ट्रांसफ़र कर सके। तो हम ये वाली पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, हो सकता है इसमें सीक्रेट सोसाइटीज़ का कोई इन्फ्लुएंस हो और फिर दा विंची को ऑर्डर दिया जाता हो कि पेंटिंग के थ्रू जो है वो सीक्रेट सोसाइटीज़ को प्रमोट करें। देखिए आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी जो है वो इस तरह दे रही हैं। इसमें जहाँ तक अब कोड्स का ताल्लुक है, जहाँ तक हम कोड्स को देखें, यानी जो हमने भी बात भी की कि एल हम कर लें, एस कर लें, बी, सी या 149, 72 कर लें, ये तो है, इसको तो डी कोड किया जा सकता है। लेकिन इससे बढ़कर ये कि वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस उनको यूज़ करी थी, और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस चूँकि वो उस ज़माने के इन्फ्लुएंसर थे, उनके ज़रिए कुछ काम लेना चाह रही थी, तो इस चीज़ का कैटेगोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। यहाँ फिर मैं वो मिसाल दूंगा, अगर इस तरह की कोई बात होती तो एक आदमी जो उस ज़माने की इतनी बड़ी पावर, फ्रांस के किंग फ्रांसिस I के दरबार तक पहुँच गया है, दरबार के अंदर जाकर बैठ गया है, क्यों नहीं हमें कोई इस तरह की चीज नजर आई? किसी किस्म की कोई इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की अथल पथल, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कम से कम हिस्ट्री में रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ही तो सीक्रेट रहना नहीं होता, वो तो अब इन पे बात की जाने लगी है। अल्टीमेट गोल तो कुछ ना कुछ होते हैं ना। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो होती हैं वो अल्टीमेट गोल भी कोई ना कोई लेकर आती हैं, अल्टीमेट कोई अपने मकसद भी बनाती हैं। अगर ये, जिस तरह मैंने वही कहा कि कोडिंग में मिस्ट्री है, कोडिंग मिस्ट्री है, लेकिन अगर ये उससे आगे बढ़कर था कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का एजेंडास तो होते हैं, जरी बात है वो रहते तो सीक्रेट ना कुछ, उसका कैटेगोरिकल तौर पर फिर ये उनको कामयाबी नहीं मिली कि इस, वरना कुछ अथल पथल होती ना। फ्लोरेंस के अंदर हमें पता चलता, इटली के अंदर पता चलता, कुछ स्पेन के अंदर, यूरोप के अंदर, सबसे बढ़कर ये कि जब वो फ्रांस के किंग के दरबार के अंदर तक चले गए हैं, उसके वहां तक वो रहना शुरू कर दिया, उन्होंने कई साल वहां पर रहे, तब भी हमें इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आती। तो ये कोडिंग की हद तक तो मिस्ट्री है। और अगर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, लेकिन उसका कैटेगोरिकल एक्सप्रेशन, कैटेगोरिकल कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हों, वो हिस्टोरियंस के पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा कि कुछ सिर्फ हम कहते हैं कि र्यूमर्स होते हैं, उनके हमें एविडेंस नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही बात की। जैसा कि एक और र्यूमर जो है ये भी कहा जाता है कि पेंटिंग को चुराया भी इसलिए गया ताकि उसके अंदर जो मैसेज था ना वो सीक्रेट ही रहे। और एक और र्यूमर है जिसका हमें प्रूफ नहीं मिलता कि पेंटिंग को डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश की गई, उस पर तेजाब फेंक कर, लेकिन उसको इतनी प्रोटेक्टिव उस पर लेयर है कि वो जो है वो सेफ रही पेंटिंग। बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है। आप ये देखें कि कितना अरसा गुजर चुका है, उसमें थोड़ा बहुत जो खुद कहा जाता है कि डिविंची ने टेक्निक की थी, कोई ब्लीचिंग की या इस कलर में थोड़ा सा जो है फर्क आया, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है, अपनी जगह जो है वो एक चीज है। तो बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि इस वाले से मैं फिर वही बात कहूंगा कि देखें उस जमाने में ये कोडिंग, ये इस तरह की चीजें होती थी, पुराने असरात भी होते थे, लेकिन अगर कोई इस पेंटिंग की बिना पर अगर बिलफर्स कोई 50-60 साल के अरसे में, 20-30 साल के अरसे में फ्लोरेंस, इटली, यूरोप के अंदर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट उभर आती, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई रिलीजियस मूवमेंट उभर आती, कोई सेक्टेरियन मूवमेंट उभर आती, कोई सिविलाइजेशनल या कल्चरल मूवमेंट उभर आती, और ये होता कि यार इसका सुराग, इसके सिरे वहां से जुड़ते हैं जाकर वो डिकोडिंग से और सारा, तब तो हम ये कैटेगोरी कह सकते थे। अगर तो ये इस तरह की कोशिश भी थी तो नाकाम थी, लेकिन अगर ये कोशिश थी कि एल के जरिए लियोनार्डो अपना नाम जिंदा रखना चाह रहे हैं, अपने नाम का बताना चाह रहे हैं, या 149 के जरिए बताना चाह रहे हैं कि उस दौर का, उस अहद के साल का हवाले से कुछ इंदिया देना चाह रहे हैं, कुछ आइडिया देना चाह रहे हैं,
वो तो सक्सेसफुल था, लेकिन अगर उस वक्त का कुछ सीक्रेट प्लान्स भी थे तो फिर ही वो कामयाब नहीं हो सके, ये हम दावे से कह सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ब्लीचिंग की बात की ना, तो इंटरनेट पर बड़ी इंटरेस्टिंग और एक और रिसर्च के बारे में भी मैं लास्ट पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया ब्लीचिंग की गई थी जिससे जो मोनालिसा का कॉम्प्लेक्शन था वो थोड़ा टाइम के साथ चेंज हो गया। तो एक रिसर्चर ने ये भी रिसर्च की कि मोनालिसा शायद सिक थी उस टाइम पर, इसलिए उनके कलर जो था वो पेल येलो नजर आता था। सिक छोड़कर जिस तरह उसमें येलो और ब्राउन कलर्स को आपस में मर्ज किया गया है, तो कई ने तो उनको मरीज कहा है, यरकान कहते हैं जर्नल्स जो जिसमें वो जर्द रंग हो। कई रिसर्चर्स का ये भी है कि ये कोई मरीज तो नहीं है, ये कोई पेशेंट तो नहीं है किसी जर्नल्स की, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो बात की जाती है। टेक्निक ऐसी थी ना, क्योंकि येलो और ब्राउन कलर्स को जिस तरीके से आपस में मर्ज किया गया, उनका इम्तजाज जिस तरह उर्दू में कहते हैं उस तरह किया गया। बिल्कुल ये बात है। बड़े ना इंटरेस्टिंग वे में और बड़े आपने अच्छे तरीके से ना सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हमारे साथ डिस्कस किया। लास्ट पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ कि अगर इन सारी कॉन्स्पिरेसीज की बात करें तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी कौन सी लगती है, और आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी मुमकिन हद तक सही हो सकती है? देखिए, अगर आप मेरे से ज़ाती तौर पर पूछ रही हैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री, एज अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च के तौर पर जो मुझे चीज़ मेरे जहन को, मेरे लॉजिक को अप्लाई करती है, वो ये करती है कि चूँकि डिविंची खुद एक रेनेसांस की प्रोडक्ट थे, उन पर रेनेसांस के असरात थे, उन्होंने एक ऐसी औरत को पोर्ट्रे, एक ऐसी औरत की पेंटिंग बनाई जिसको आज हम मोनालिसा कह रहे हैं, कि जिसके अंदर हमें रेनेसांस के दौर की, मुझे एटलीस्ट मेरे सम्राट के जो ऐसे रेनेसांस की स्पिरिट नज़र आ रही है, रेनेसांस की एसेंस नज़र आ रही है कि वो औरत है जो काफ़ी कुछ जानती है, जो पॉलिटिकल साजिशों को भी देख चुकी है, फ्लोरेंस में होने वाली जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज को भी देख चुकी है, जो उस ज़माने के बाकी होने वाले जो, जिस तरह वो हिस्टोरियन डियाना ने लिखा है कि उस ज़माने के फ्लोरेंस में होने वाले वायलेंस को भी देख चुकी है, जो दरबार की साजिशों को भी देख चुकी है, जो घर के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स को भी देख चुकी है, जो अपने खावन के भी रंग रूप जो है वो, जिस तरह मैंने कहा कि एक कहा जाता है कि वो नॉर्थ अफ्रीका से स्लेव गर्ल्स को लेकर आते थे, काफ़ी कुछ देख कर इस औरत के अंदर बहुत कुछ है जो रेनेसांस की एक औरत का खासा हो सकता है, जो एक डार्क एजिस की औरत जिसके अंदर कुछ, जिसकी थॉट को सप्रेस कर दिया गया, सोचने की आज़ादी नहीं थी, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये कोई सोचने समझने वाली कोई औरत है जिसने बहुत कुछ सोच रखा है, जिसके अंदर बहुत कुछ है, जिसने बहुत कुछ देख रखा है। मैं तो इसको इस तरह लूंगा मोनालिसा। आज के एपिसोड में हमने मोनालिसा की फेमस पेंटिंग और उससे जुड़ी तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बात की। आपको क्या लगता है कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।